नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हर कोई मान रहा है, हर कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा दोनों का फिलहाल नंबर 1 फोकस बिहार है। बिहार के कारण फैसले अटके रहेंगे, बिहार के कारण संसद का गतिरोध है, तो पक्ष विपक्ष में घमासान है। इस बात को एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अपने पहले भाषण से भी जाहिर किया। मुजफ्फरपुर के उनके पहले चुनावी भाषण से चुनाव का एजेंडा सेट हुआ है। नरेंद्र मोदी का भाषण तमाम तरह की आक्रामकता तलखी लिए हुए था। भाजपा के सभी चुनावी नुस्खों की उसमें प्रतिध्वनि थी। अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी के अब तक के तमाम तरह के चुनावी भाषणों से मुजफ्फरपुर का भाषण एकदम अलग था। उन्होंने वह भाषण ओबीसी नेता की तरह दिया। निज अनुभव, कटुता और बदले में नीतीश कुमार के डीएनए तक वे पहुंचे तो लालू यादव के जंगल राज में इतना कुछ कहा कि बिहार में बहुत भारी बहस छिड़ गई है। बहुत घमासान वाला चुनाव होगा। बिहार में भाजपा नहीं, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। मतलब भाजपा की तुरुप का इक्का नरेंद्र मोदी का जादू है, न कि जात पात का समीकरण। हालांकि प्रत्यक्षतः भाजपा ने जात समीकरण पर फोकस किया है। इसी के चलते नरेंद्र मोदी को विकास या हिंदू नेता की बजाय ओबीसी नेता प्रोजेक्ट करने पर जोर है। सवाल है, इस सब से बिहार में अखाड़े की कैसी तस्वीर बनती लगती है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। स्पीकर ने भले सोमवार को 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद कांग्रेस सांसदों को निलंबित करने का फैसला किया, लेकिन इसकी तैयारी पहले से थी। पहले 2 हफ्ते पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद स्पीकर को सदन में व्यवस्था बनानी थी। दूसरी ओर सरकार के संसदीय प्रबंधक भी चाहते थे कि कांग्रेस सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करके सख्त संदेश दिया जाए। उनकी रणनीति इसी बहाने विपक्ष की एकजुटता भी तोड़ने की थी। हालांकि इसका उल्टा असर हुआ। कांग्रेस सांसदों को निलंबित करने के फैसले से विपक्ष पहले से ज्यादा एकजुट हो गया और उल्टे सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बहरहाल जानकार सूत्रों का कहना है कि यह पहले से तय था कि सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये भी तय था कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। संसद में लगातार हंगामा कर रहे सांसदों की सूची पहले से बनी हुई थी। तभी कांग्रेस के एम.के. राघवन, के. सुरेश और मुल्लापल्ली रामचंद्रन सदन में नहीं थे। इसके बावजूद निलंबित हो गए। कांग्रेस सांसदों की तरह टीआरएस के सांसद भी अपने मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे थे, लेकिन स्पीकर ने उनको छोड़ दिया। आरएसपी के सांसद प्रेमचंद्रन तो इस बात से दुखी भी हो गए कि स्पीकर ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस सांसदों की तरह वे भी बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैला रहे थे, इसके बावजूद वे बच गए। कांग्रेस पार्टी के संसदीय प्रबंधक अपनी रणनीति में सफल रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को अपने साथ करने में सफलता हासिल की। असल में कांग्रेस की सदस्य की रणनीति राज्यों की राजनीति पर आधारित थी, इसलिए उसे सफलता मिल गई। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने बिहार और पश्चिम बंगाल की राजनीति का इस्तेमाल संसदीय रणनीति के लिए किया। उसे असली ताकत जनता दल यू और लेफ्ट नेताओं से मिली। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से कांग्रेस की लाइन पकड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रकाश करात और उनके करीबी कई नेता चाहते हैं कि सीपीएम को मंत्री या मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे पर नहीं अड़ना चाहिए, लेकिन येचुरी को बंगाल की चिंता करनी है, जहां वे कांग्रेस के साथ तालमेल की संभावना देख रहे हैं। उनको पता है कि अकेले ममता बनर्जी का मुकाबला संभव नहीं है। उनकी इस मजबूरी को कांग्रेस ने समझा है। तभी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के जरिए लेफ्ट से तालमेल हो सकने का संदेश कराया। बिहार में कांग्रेस ने पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी के साथ तालमेल कर लिया है। कांग्रेस के दबाव देने पर ही लालू प्रसाद नीतीश को नेता मानने पर तैयार हुए और प्रदेश के अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत है। इसलिए उनकी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस का साथ दे रही है। जदयू के चलते ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के प्रति सद्भाव दिखाया है। बुनियादी रूप से 2 पार्टियों के कारण कांग्रेस को ताकत मिली है। भूमि अधिग्रहण बिल पर पूरी तरह से पासा पलट गया है। पक्ष और विपक्ष मोटे तौर पर इसे पास कराने के लिए राजी हो गए हैं। केंद्र सरकार ने यूपीए के बनवाए कानून में जो संशोधन किए थे उसमें से ज्यादातर को वापस ले लिया है, सो इस पर सहमति बन गई है और बताया जा रहा है कि 7 अगस्त को आम सहमति से ये बिल सौंप दिया जाएगा। कांग्रेस पहले हर संशोधन पर बिंदुवार चर्चा चाहती थी और संसदीय समिति में वेटिंग कराकर सरकार को शर्मिंदा करना चाहती थी। उसने अपनी रणनीति बदल दी है। अब चूंकि सरकार उसके बनवाए बिल को ही लाने के लिए तैयार हो गई है, इसलिए
इसलिए उसे आम सहमति के साथ इसे पेश करने में दिक्कत नहीं होगी। अब सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का रुख देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल है कि अब बिल का क्या होगा? अगर संसद नहीं चलती है तो बिल कैसे पास होगा? कांग्रेस संसद नहीं चलने देने पर अड़ी है। सांसदों पर कार्रवाई का मामला हो या ललित मोदी और व्यापम मामले में भाजपा नेताओं के इस्तीफे का मामला हो, कांग्रेस संसद की कार्यवाही नहीं चलने देगी। वह सिर्फ भूमि बिल पास करने के लिए अपना रुख नरम नहीं कर सकती है। तभी बिल के भविष्य पर सवाल या निशान लग गया है। अगर बिल इस सत्र में पास नहीं हो पाता है तो सरकार चौथी बार अध्यादेश जारी करेगी। सवाल है कि तब कांग्रेस का रुख क्या होगा? तब क्या कांग्रेस अध्यादेश का विरोध कर सकेगी? आखिरकार उसी की वजह से सहमति के बावजूद बिल नहीं पास हो पाएगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने आज संसद परिसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद इस धरने का नेतृत्व किया। लोकसभा से अपने 25 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया और जोर देकर कहा कि सांसदों को निलंबित करने से भाजपा नेताओं के इस्तीफे की मांग कमजोर नहीं होगी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों के निलंबन का विरोध करते हुए कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने स्पीकर के इस कदम को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि सांसदों का निलंबन अलोकतांत्रिक है। आमतौर पर धरने प्रदर्शन से दूर रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन में शामिल हुए। सरकार की ओर से संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर सांसदों का निलंबन लोकतंत्र का काला दिन है तो कांग्रेस राज में जो इमरजेंसी लगी थी उसे क्या कहा जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा की ओर से मुकदमा किए जाने की धमकी की परवाह किए बगैर कहा है कि ललित मोदी के मामले में सुषमा स्वराज ने कानून तोड़ा है और इसलिए कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग करती रहेगी। कांग्रेस सांसदों के धरने में शामिल हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि ललित मोदी और व्यापम का मामला भ्रष्टाचार का मामला है और कांग्रेस इसमें शामिल नेताओं के इस्तीफे का दबाव डालती रहेगी। राहुल ने कहा कि नेताओं का इस्तीफा कांग्रेस नहीं देश की जनता मांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि वे मन की बात बहुत करते हैं, लेकिन उनको एक बार के लोगों की मन की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कांग्रेस सांसदों के साथ जो किया है वही इस देश के लोगों, किसानों, छात्रों के साथ किया जा रहा है। लोकसभा से कांग्रेस के 25 सांसदों के निलंबन का विरोध करते हुए लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट किया। बीजू जनता दल और अन्ना डीएमके को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियों ने आज सदन की कार्यवाही का विरोध किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने निलंबन का मामला उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसे शून्यकाल में उठाया जा सकता है। उसके बाद राजद के सांसद जयप्रकाश यादव ने निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। तुरंत ही सपा और लेफ्ट के सांसद इसमें शामिल हो गए। उसके बाद विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद सदन से बाहर चले गए। कांग्रेस सांसदों के निलंबन के विरोध में सपा, राजद और लेफ्ट के अलावा एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, जदयू, आम आदमी पार्टी भी शामिल है। उधर राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई। कांग्रेस सांसदों को लोकसभा से निलंबित किए जाने के विरोध में हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शनों का विरोध करते हुए भाजपा ने विपक्ष को नकारात्मक, अवरोधक और विकास विरोधी बताया है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में आज कांग्रेस के इस रवैये के विरोध में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस का रवैया भारत के दुनिया की महत्वपूर्ण ताकत बनने की राह में बाधक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई संसदीय दल की बैठक में सांसदों को निलंबित करने को लोकतंत्र का काला दिन बताने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई और उसको इमरजेंसी की याद दिलाई गई। संसदीय दल ने सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का बचाव किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका त्याग चुकी है। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस एक विध्वंसक विपक्ष की भूमिका में आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कटौती नहीं की है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी मौद्रिक समीक्षा की घोषणा करते हुए आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने महंगाई की ऊंची दर का हवाला देते हुए ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि जून में पहले ही कटौती की जा चुकी है। उन्होंने इससे पहले 3 बार में 0.75% की कटौती की है। इस आधार पर उन्होंने बैंकों से कहा कि वे ब्याज दरों में कमी करें ताकि लोगों के आवास और वाहन कर्ज को सस्ता बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक इस बात पर नजर रखे हुए है कि उसने जो कटौती की है उसका फायदा आम लोगों तक कब तक पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कोई माने या न माने, बिहार के चुनाव का एजेंडा नरेंद्र मोदी के भाषण से सेट हुआ है। यह उनके आक्रामक भाषण की बदौलत है। इस आक्रामकता की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोदी के पहले चुनावी भाषण से तुलना की जा सकती है। वे केजरीवाल के खिलाफ भी उतना ही तल्ख बोले थे जितना नीतीश और लालू के खिलाफ बोले।
इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने को दांव पर लगाया है। बिहार का चुनाव उनके करिश्मे की परीक्षा वाला चुनाव है। लोकसभा चुनाव में बिहार में उनके गठबंधन को छप्पर फाड़ कर सीटें मिली थीं। बिहार के चमत्कारिक नेता माने जाने वाले लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों का सूपड़ा साफ हो गया। उस करिश्मे को दोहराने का दबाव नरेंद्र मोदी के ऊपर है। उन्होंने अपनी पहली चुनावी सभा में ही इसे स्पष्ट भी कर दिया कि वे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव की घोषणा से बहुत पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली की। इस महीने चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही बिहार में उनकी 3 चुनावी सभाओं का ऐलान हो गया है। वे बिहार के चारों कोनों पर सभा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाद उनकी सभा गया, सहरसा और भागलपुर में होने वाली है। जाहिर है नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी का चुनावी बिगुल बजाया। वे खुद बिहार का चुनावी रथ लेकर उतरे हैं। तभी नीतीश कुमार ने उनके ऊपर तंज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार का अतिरिक्त प्रभार नहीं मिलेगा। राजद और जनता दल यू के नेता भाजपा के ऊपर नीतीश कुमार के मुकाबले नेता प्रोजेक्ट करने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन भाजपा नेतृत्व को इसके खतरे का अंदाजा है। दिल्ली में किरण बेदी को नेता प्रोजेक्ट करके भाजपा अपने हाथ जला चुकी है। हालांकि बिहार में उनके पास सुशील मोदी का नेतृत्व है, जिनको चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में बिहार में नरेंद्र मोदी की लगभग बराबरी की लोकप्रियता वाला नेता बताया जा रहा है। लेकिन भाजपा उनके नाम पर भी जोखिम नहीं लेना चाहती है, क्योंकि उनके नाम की घोषणा से जनता में भले जो मैसेज जाए, पार्टी के भीतर घमासान छिड़ने का खतरा है। तभी बिहार के किसी नेता को प्रोजेक्ट करने के बजाय भाजपा ने नरेंद्र मोदी को आगे किया। नरेंद्र मोदी ने भी हर किस्म का नुस्खा आजमाया। अपनी पहली सभा में उन्होंने विकास की बात कही, अपने गुजरात मॉडल का जिक्र किया, तो अपने को एक ओबीसी नेता के नाते भी पेश किया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भी बिहार पहला प्रदेश था जहां नरेंद्र मोदी के नाम का प्रचार ओबीसी नेता के नाते हुआ। इस बार इसकी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि बिहार में ओबीसी राजनीति के दोनों मसीह लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ हो गए हैं और मंडल 2 की राजनीति कर रहे हैं। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी का इंद्रधनुषी समीकरण दिखाया। पार्टी के नेता इस बात का प्रचार कर रहे हैं। उनके पास मंडल भी है और कमंडल भी है। मंडल और कमंडल दोनों के प्रतीक खुद नरेंद्र मोदी बने हैं। असल में पारंपरिक रूप से बिहार में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग कमजोर रही है। उसका आधार बहुत सीमित रहा है। तभी वह 17 साल तक नीतीश कुमार के साथ जुड़ी रही। उससे पहले भी भारतीय जनसंघ कर्पूरी ठाकुर के साथ ही सत्ता में आई थी। भाजपा के मुकाबले राजद और जदयू का सामाजिक आधार ज्यादा बड़ा है। उसकी काट के लिए ही विकास के वादों के साथ साथ नरेंद्र मोदी की सामाजिक पृष्ठभूमि का भी जिक्र करना जरूरी हो गया। प्रदेश के भी उन्हीं नेताओं को आगे किया जा रहा है जो पिछड़ी जातियों के हैं। भाजपा की तीनों सहयोगी पार्टियां भी पिछड़े और दलित नेताओं के नेतृत्व वाली हैं। इसके बावजूद बिहार का चुनाव मोदी के करिश्मे पर होगा और असली मुकाबला नीतीश के करिश्मे से होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बिहार में बनते महाभारत पर चर्चा करेंगे। बिहार को लेकर अपना मानना है कि यदि नरेंद्र मोदी का जादू कायम है तो बिहार में भाजपा की वैसी ही आंधी होगी जैसी लोकसभा चुनाव के वक्त थी। यदि जादू उतरा है और जात पात पर ही चुनाव हो रहा है तो उसमें नीतीश कुमार की इमेज से हार जीत का फैसला होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, दिल्ली में संसद में चाहे जितना हंगामा, शोर और ध्यान हो, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि देश के राजकाज, देश की राजनीति पूरी तरह अब बिहार के चुनाव को लेकर केंद्रित हो गई है? बिल्कुल सही है। आप सांसदों से बात करिए सेंट्रल हॉल में बैठ के, और सब कहेंगे अब तो निर्भर करता है बिहार चुनाव में क्या होगा। आगे की राजनीति, ये हम कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं सुषमा स्वराज जाएंगी नहीं जाएंगी, वसुंधरा राजे जाएंगी नहीं जाएंगी, शिवराज चौहान जाएंगे नहीं जाएंगे, इनमें से एक जाएगा बाकी बचेंगे। ये सब बिहार के चुनाव के बाद होगा, क्योंकि उससे पहले ये निर्णय ले लेना, हो सकता है गैंगिंग अप हो जाए इन लोगों की जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ है ग्रुप, तो ये सब रिस्क वो नहीं लेंगे। जितना फेरबदल है, नया सिग्नल है, ये पहले शुरुआत में पार्लियामेंट से कहा जाता था कि कैबिनेट का रीशफल होगा, नए चेहरे लाए जाएंगे, डेडवुड निकाला जाएगा। आज वही है कि सब अटक गया है जब तक बिहार चुनाव नहीं होता है। और विपक्ष भी वही कह रहा है कि
बिहार के जो नतीजे निकलेंगे जी, उससे आगे की राजनीति तय होगी। उस नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहला चुनावी भाषण दिया, उससे क्या बिहार के घमासान या बिहार की जो लड़ाई होने वाली है उसके आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं, उसके क्या क्या अर्थ निकलते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी ने चुनावी मतलब एजेंडा तो एक तरह से सेट हो गया कि किस तरह का चुनाव होगा, ये आप कल्पना कर सकती हैं? देखिए, एजेंडा तो बहुत समय से सेट है। जो किस तरह से भाजपा अपनी लड़ाई लड़ने वाली है बिहार में, वो होगा भाजपा का फोकस संगठन पे है, मोबिलाइजेशन पे है, ग्राउंड लेवल, बूथ लेवल तक जाना। पहले हम इतने सदस्य बनाएंगे पार्टी के, 75 लाख की बात हो रही थी, फिर हर सदस्य एक और को बनाएगा, तो मतलब एकदम फैलाव होगा। दूसरा, फिर हम बूथ लेवल तक जाएंगे। बूथ लेवल में कौन से बूथ हैं जो कि भाजपा ने जीते, कौन से हैं जो भाजपा ने हारे, कितने मार्जिन से जीते, कहाँ टक्कर थी, क्या क्या जातियां। ऐसा नहीं कि भाजपा जाति पे ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल दे रही है। और फिर आगे का आएगा कि लालू यादव, नीतीश कुमार में जो डिफरेंसेस हैं उनको शापन किया जाए, और वो लड़ाई अब शुरू हो गई है। उनके जो जुमले हैं नीतीश कुमार और लालू यादव के, उनको लेके, और फिर इन दोनों नेताओं पे धावा बोला जाएगा। फिर एक बुनियादी सवाल है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा क्या उनकी इमेज के ऊपर ही वोट मांग रही है, मांगेगी, उन्हीं के ऊपर निर्भर होगी, या सचमुच में वहां के जातीय समीकरण और ये उसके ऊपर निर्भर होती हुई लगती? क्या लगता है आपको इसमें? मुझे लगता है दोनों चीजें, क्योंकि भाजपा एक अपना नेता नहीं दे पा रही जो कि चीफ मिनिस्टर होगा। उस तरफ नीतीश कुमार बहुत क्लियर हैं, वो एक उनका शॉर्टकमिंग है, उसको मेकअप करने के लिए वो नरेंद्र मोदी को दोबारा ला रहे हैं। अब नरेंद्र प्रधानमंत्री ने जाके बोलना वहां के, इनका तो डीएनए ही ऐसा है, उसको तो वो एकदम भुनाएंगे, क्योंकि डीएनए को अगर आप ट्रांसलेट कर दीजिए, व्यक्तित्व की ये जो लड़ाई होगी, इस व्यक्तित्व की लड़ाई में वहां के प्रदेश के स्तर पर जो नंबर 1 है प्रशासन के नाते नीतीश कुमार, वो उससे एडवांटेज वाली स्थिति में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। उस मायने में तो बिल्कुल एडवांटेज में है, क्योंकि यहाँ कोई चेहरा नहीं, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले। और फिर अभी जो एक और मुद्दा उनको दे दिया है, वो ये कह के कि नीतीश कुमार का तो ये तो डीएनए ही ऐसा है, डीएनए का मतलब इनका खून ही ऐसा है अगर ट्रांसलेट किया जाए। तो इसको तो बिहार में लेके काफी बुदबुदाहट है कि क्या ये बिहार के प्रति एक इंसल्ट है, ह्यूमिलिएशन है, और नीतीश कुमार और लालू यादव इसको जरूर भुनाएंगे आगे जाके कि बिहारी प्राइड को लेके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को पर्सनली बिहार चुनाव में इतना नहीं भाजपा को झोंकना चाहिए जितना उनके ऊपर रिलाई किया। नहीं, वो इसलिए क्योंकि जब सारी पूरी देश की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति अगर उस चुनाव के नतीजों पे निर्भर है, तो प्रधानमंत्री अपने आप को तो झोंकेंगे फिर उसमें। नहीं, रणनीति आप बना सकते हैं, प्रधानमंत्री के लेवल पे कंट्रोल रूम हो सकता है, क्योंकि इतना अहम है बिहार सबके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री जाके 30 मीटिंगें एड्रेस करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके वहां के लोकल नेता नहीं, भाजपा के पास बहुत लोकल नेता हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीजें अभी तो अगर उसके बावजूद ऐसा हो रहा, तो इसकी क्या वजह आप बुझती है? मुझे लगता है ये मोबिलाइजेशनल चीजें जो अमित शाह जिस पे ध्यान दे रहे हैं, और वहां गए भी। लोकसभा चुनाव में नौजवान पीढ़ी ने जातियों को बैरियर तोड़कर जिस तरह वो वोट दिया, उसी तरह बिहार के प्रशासन, बिहार की सरकार के अनुभव के आधार पर ही वापस फैसला होगा, ये नहीं? बिल्कुल आप भी नहीं मानते? एक फैक्टर होगा, लेकिन कास्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और जो हवा कास्ट के फैक्टर में आप मंडलवादी पार्टी को जीतता हुआ देखते हैं? चांस हो सकता है, पर इनका इतना बुरा नहीं है। मंडलवादी नहीं, मंदिरवादी, वही मैं कह रही हूँ। उनका भी कास्ट का जो लाइनअप है, ये नहीं कि वो छोड़े हुए हैं कि हम कास्ट को ध्यान नहीं दे रहा है, सब बिल्कुल भी नहीं है, मानना भी नहीं चाहिए। तो कास्ट के नजर से देखते हुए भी मुझे लगता है कि बहुत टक्कर होने वाली है। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।